क्या हुआ? उन लोगों ने इस एंटरटेनमेंट सर्कल में कई सारे सेलिब्रिटीज को अकड़ में रहते हुए देखा था, लेकिन श्रेया जैसी एक अच्छी आर्टिस्ट मुश्किल से ही देखने को मिलती थी। वो पूरी तरह से खरी थी और बिल्कुल भी दिखावटी नहीं थी। वो अंदर बाहर एक जैसी ही होती थी। और तो और वो सच में उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी और हमेशा सब लोगों से ऐसे बात किया करती थी मानो वो लोग दोस्त हों। और सिर्फ इस एक साल में ही सब लोगों ने एक साथ मिलकर बहुत मेहनत की थी। श्रेया एक छोटी सी आर्टिस्ट से अब एक सेलिब्रिटी बन गई थी जिसके हजारों फैंस थे। श्रेया को भी उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने उन सब की तरफ देखा और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को भूखे मरने नहीं दूंगी। अगले दिन कुछ लोग इंटरनेट पर श्रेया पर अटैक करने लगे। पहले उन्होंने ये कहा कि श्रेया बहुत ही घमंडी है। सक्सेसफुल होने के बाद वो अचानक से ही 1 महीने की लंबी छुट्टी पर चली गई। किसी ने फेसबुक पर एक वेरीफाइड अकाउंट को ये बात बता दी थी। ऐसा कहा जा रहा था कि श्रेया की मूवी के प्रमोशनल पीरियड जैसे जरूरी वक्त के दौरान वो अचानक से ही 1 महीने के लिए कंपनी छोड़कर गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई थी और वो बहुत ही जिद्दी थी। उसने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा और बस चली गई। उसके बाद ऐसी ही छोटी छोटी और भी बातें सामने आने लगी। किसी ने कहा कि श्रेया फेमस होने से पहले और फेमस होने के बाद 2 बिल्कुल अलग इंसान हैं। उसकी मूवी अब रिलीज होने ही वाली थी। अब इस न्यूज के आने से कोई भी उसकी कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहेगा। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। उसकी रेपुटेशन खराब करने की शुरुआत हो गई थी और ये काम भी कर रहा था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। नवी जल्दी से कंपनी में पहुंची। जब वो डायरेक्टर कौशल के सामने पहुंची तो उसे उससे बात करनी ही पड़ी। उस डायरेक्टर ने नवी की तरफ देखा और बोला, मैं जानता हूँ कि श्रेया को तुमने अपने हाथों से बड़ा बनाया है। बेशक तुम नहीं चाहती कि उसके साथ ये सब हो, लेकिन वो अब हमारी बात नहीं मान रही है और हम उसे और मैनेज नहीं कर सकते। तुम उसकी मैनेजर हो, लेकिन तुम हाल ही में अपने खुद के मामलों में ही बिजी हो गई हो। तुम्हारी अपनी खुद की जिम्मेदारियां भी हैं। अगर पॉसिबल हो तो तुम पीछे क्यों नहीं हट जाती? तुम अब एक जरूरी पोजीशन पर हो और अब किसी और के लिए टाइम देना अच्छा नहीं होगा, है ना? नवी ने उस डायरेक्टर की तरफ देखा और बोली, श्रेया की सक्सेस सिर्फ उसकी मेहनत और उसकी किस्मत की वजह से है। मैं उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लूंगी क्योंकि वो मेरी सक्सेस नहीं है। कंपनी का डेफिनेटली थोड़ा योगदान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये कंपनी नहीं होती तो श्रेया फेमस नहीं होती। लेकिन आखिरकार वो अभी भी एक ऐसी इंसान है जिसे इस कंपनी ने बनाया है। आप आयशा जैसी एक आउटसाइडर की वजह से उसके साथ इस तरीके से पेश आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से हम पत्थर दिल नजर आएंगे? वो डायरेक्टर बोला, नवी, श्रेया का अपना दिल एक जगह नहीं टिकता, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? नवी बोली, चाहे जो भी हो, आप लोग आयशा की साइड खड़े होने की सोच रहे हैं, है ना? डायरेक्टर बोला, ऐसा नहीं है कि हम किसी की तरफदारी कर रहे हैं। नवी बोली, बस बहुत हो गया, मैं ये सब और नहीं सुनना चाहती। अब अगर यही बात है तो आगे चलकर चाहे जो मर्जी हो, सब लोग अपना अपना खुद देख लेंगे, फिर कभी मुलाकात होगी। वो डायरेक्टर गुस्से से बोला, नवी, तुम सच में उस श्रेया के लिए इस कंपनी को धोखा दे रही हो? नवी ने जवाब देते हुए कहा, श्रेया मेरे लोगों में से एक है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए चीजें नहीं करते। नवी को वहां से जाते हुए देखकर डायरेक्टर कौशल को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। ठीक उसी वक्त आयशा अंदर आई। वो बाहर खड़ी होकर ये सब कान लगाकर सुन रही थी। डायरेक्टर कौशल बोला, अब इन लोगों के साथ में सच में पढ़ निकल आए हैं, खासकर वो नवी। अब वो मैडम प्रेसिडेंट थी और हर कोई इस बारे में जानता था। जिस दिन वो मैडम प्रेसिडेंट बनी थी उस दिन सब लोग शॉक्ड रह गए थे। धीरे धीरे उन लोगों को इसकी आदत हो गई और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि नवी मैडम प्रेसिडेंट बनने के बाद भी नहीं बदली थी। उन लोगों को डर लग रहा था, लेकिन काफी देर सोचने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि शायद नवी मैडम प्रेसिडेंट होने के अपने स्टेटस को अपनी मन मर्जी के काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना उसकी रेप्यूटेशन खराब होने का डर होगा। अगर मैडम प्रेसिडेंट की रेप्यूटेशन पर कोई दाग लग गया तो वो उसके बाद मैडम प्रेसिडेंट नहीं रह पाएगी। आखिरकार वो भी एक बहुत ही ऊंची पोजीशन पर थी, इसलिए शादी के बाद वो किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी और उसने कोई बखेड़ा खड़ा करने की हिम्मत भी नहीं की। आयशा बोली, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की हिम्मत होगी। अब इसका स्टेटस बहुत ही खास है और ये लोग बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन पर हैं। क्या ये अभी भी अपने स्टेटस का एंटरटेनमेंट सर्कल में अपनी मनमर्जी करने के लिए इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगी? वो डायरेक्टर बोला, तुम सही कह रही हो आयशा, लेकिन श्रेया का क्या? आयशा बोली, वो पहले से ही कंपनी में रहना नहीं चाहती। अगर वो ये कंपनी छोड़कर जा ही रही है तो हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए, है ना? वो डायरेक्टर बोला, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम करें क्या? आयशा बोली, मैं ये जानती हूँ कि उसके साथ उसकी टीम में ही कोई है जिसे हम यूज कर सकते हैं। वो नई आई है, उतावली है, भोली है और एकदम से कुछ भी कर देती है। वक्त आने पर हम उसे अपना मोहरा बना सकते हैं। डायरेक्टर कौशल ने आयशा की तरफ देखा और बोला, तो तुम उसकी बात कर रही हो? उधर श्रेया और नवी ऑफिस में मिले। नवी बोले, ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही पूरी तरह से आयशा की तरफ खड़ा है। श्रेया बोली, असल में जब मैंने 1 महीने की छुट्टी ली थी तब से ही वो लोग पहले से ही मुझ पर शक कर रहे हैं, है ना? नवी बोली, मैनेजमेंट वैसे भी हमेशा शक्की ही होती है। अब जब तुमने पहले से ये फैसला कर लिया है तो क्या हम लोग जा रहे हैं? श्रेया बोली, हाँ। श्रेया ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन अब चीजें इस हद तक पहुंच गई थी, ऐसा लग रहा था कि अब बस यही एक रास्ता बचा है। नवी ने कहा, शुक्र है कि मैंने तुम्हारे सारे पते पहले से ही उन्हें नहीं दिखा दिए। अभी तक भी वो लोग ये नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे कबीर कपूर है। श्रेया ने पूछा, इसका उससे क्या लेना देना? नवी बोली, अगर उन्हें ये पता होता कि कबीर कपूर तुम्हारा सपोर्ट है तो वो लोग कभी भी तुम पर इस तरह से धौंस जमाने की हिम्मत ही नहीं करते। श्रेया बोली, मैं बस उसे इस सब में घसीटना नहीं चाहती। नवी बोली, ठीक है, वैसे भी इस बार हम लोग कंधे से कंधा मिला कर लड़ रहे हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने ये कंपनी छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो कल ही मैं दूसरी कंपनी से बात करूंगी। असल में ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगी। श्रेया बोली, लेकिन वो भी डायनामिक पिक्चर्स के खिलाफ नहीं जाएंगी। नवी ने बोला, हाँ, डायनामिक पिक्चर्स बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है और काफी फेमस भी है।
इनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए मुझे डर है कि ये लोग तुम्हें शांति से कंपनी छोड़ने नहीं देंगे। श्रेया बोली, इस बार मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगी। नवी ने कहा, हाँ हम लोग वैसे भी पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हम लोग थक भी गए तो तुम फिर भी मिसेस कपूर हो, तुम घर पर जाकर मिसेस कपूर बनकर आराम से रह सकती हो। ये सच था। ये शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि कबीर उसके मामलों में दखल नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ था। शायद इसीलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, उसमें कुछ भी कर गुजरने का कॉन्फिडेंस था। जब वो लोग बाहर गए तब ज्योति ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, श्रेया दीदी आप इस बारे में श्योर हैं कि आपको प्रेसिडेंट कपूर की हेल्प की जरूरत नहीं है? श्रेया बोली, अगर मैं एक छोटा सा मामला भी खुद से हैंडल नहीं कर सकती तो इस सर्कल में रहने का मतलब ही क्या हुआ? ज्योति ने ये सुना और बस अपना मुंह बंद कर लिया। इतने सारे लोग श्रेया को परेशान कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो कबीर कपूर की मदद नहीं लेना चाहती थी। कोई इस तरह से धौंस जमाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और यहाँ तक कि ज्योति को भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर श्रेया के बारे में इतने सारे कमेंट्स और ऐसी बातें पढ़कर गुस्सा आ रहा था। लेकिन श्रेया को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था? ठीक उसी वक्त नवी ने ज्योति की तरफ देखा और उसे कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। नवी ने ज्योति से पूछा, ज्योति क्या तुम अभी भी कपूर फैमिली के घर पर ही रह रही हो? ज्योति रुक गई और अपने हाथ मसलते हुए कहा, हाँ श्रेया दीदी को अकेला महसूस होता है और प्रेसिडेंट कपूर भी हमेशा इतने बिजी रहते हैं, तो श्रेया दीदी ने मुझे थोड़ा और वक्त के लिए अपने साथ रुकने दिया। नवी बोली, ओ ऐसा है, लेकिन अगर तुम घर से इतने वक्त के लिए दूर रहोगी तो क्या तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी चिंता नहीं होगी? नवी ने कहते हुए ज्योति के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया। इसके अलावा नवी और कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि किसी को भी इस तरह का एक रिमाइंडर खुद ब खुद समझ आ जाना चाहिए। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। ज्योति ने नवी को वहां से जाते देखा और मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। नवी सच में दूसरों की लाइफ में अपनी टांग अड़ाती थी। क्या वो उसे कबीर कपूर के घर से जाने के लिए कह रही थी? ज्योति को यह सोचकर गुस्सा आ रहा था। वो कबीर कपूर के घर से किसी हालत में नहीं जाने वाली थी। यहाँ पर सब कुछ इतना बेहतर था। 2 दिन में उसे एक नई मैट्रेस भी मिलने वाली थी। उसने अपनी अलमारी में रखे हुए उन कपड़ों के बारे में सोचा। उसने सोचा कि कैसे वो हर रोज इतना फ्रेश और टेस्टी खाना खाती थी। इतना बड़ा घर, वहाँ की सजावट की हर चीज इतनी शानदार थी। वो साफ तौर पर अपर क्लास का लाइफस्टाइल जी रही थी और वो इस लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। अब भला वो ऐसी जिंदगी छोड़कर दोबारा अपने उस छोटे से घर में कैसे जा सकती थी? श्रेया अपने घर पर वापस आ गई और वो अपनी फेसबुक पेज को स्क्रॉल कर रही थी। किसी ने श्रेया को मेंशन करके ये पूछा कि उसे इस तरीके से अटैक किए जाने पर कैसा लग रहा है। उसे कैसा ही लग सकता था। लोग उसे इतनी अकड़ दिखाने के लिए सुना रहे थे। पेड पोस्टर्स भी उसे बेशर्मी और नाशुक्रगुजार होने के लिए सुना रहे थे। श्रेया को ऐसा लग रहा था कि पहले के मुकाबले अब वो काफी शांत हो गई है। अब उसे असली और पेड पोस्टर का फर्क भी समझ आने लगा था। और तो और अभी भी उसके बहुत सारे फैंस थे जो उस पर अटैक करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। असल में ये काफी मजेदार था। श्रेया को एक ऐसे इंसान का अकाउंट भी मिला जिसने श्रेया की पिक्चर को अपनी डीपी लगाया हुआ था। श्रेया ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर कुत्ता हमें काटे तो हम उसे वापस नहीं काटते, है ना? हमें अपनी क्वालिटीज नहीं छोड़नी चाहिए। उस इंसान ने श्रेया का रिप्लाई देखा और वो बहुत खुश हो गया। लोगों ने तुरंत रिप्लाई किया और कहा, ओह माय गॉड, क्या ये सच में तुम हो? क्या ये सच में श्रेया का रिप्लाई है? ओह माय गॉड, मुझे खुद क्वीन ने नोटिस कर लिया। श्रेया खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वो ये देखकर बहुत खुश थी कि उसके पास ऐसे फैंस हैं जो अभी भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये उसका फैन बेस था और अब उसे इसे प्रोटेक्ट करके रखना था। ठीक उसी वक्त कबीर अंदर आया और उसने श्रेया को देखा। उसने पूछा, तुम खुद से ही क्यों मुस्कुरा रही हो? श्रेया बोली, कुछ नहीं। कबीर की नजरों में ये सब शायद कुछ भी नहीं था। वो एक मूवी स्टार नहीं था। अगर वो एक मूवी स्टार होता तो वो एक पल में ही बाकी सारे मेल स्टार्स को साइड में कर देता। वो एक सेलिब्रिटी भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो पहले से ही हजारों फैन गर्ल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। अगर वो एक सेलिब्रिटी होता फिर तो हद ही हो जाती। तो श्रेया का ये छोटा सा फैन क्लब तो उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। उसने उसे अपना फोन देखने नहीं दिया। वो बोली, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें परेशान करता, तुम पर धौंस जमाता और तुम्हें ये कहता कि अपनी चीज किसी और को लेने दो, तो क्या तुम सब लोगों के भले के लिए उससे लड़ते या फिर तुम सब लोगों के लिए ये सब बर्दाश्त कर लेते? कबीर ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर श्रेया की तरफ देखा और पूछा, मुझ पर धौंस जमाता? श्रेया बोली, हाँ मैं बस पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा होता तो? कबीर बोला, मैं लड़ता। श्रेया ने पूछा, और तुम ये कैसे करते? कबीर बोला, मैं उन्हें इस कंट्री से ही गायब कर देता। श्रेया हैरान रह गई। वो जानती थी कि कबीर से पूछना बेकार है। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? श्रेया बोली, हाँ, लेकिन उन्हें गायब वायब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा मसला है, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। कबीर जानता था कि हमेशा से श्रेया का गोल खुद अपने दम पर आगे बढ़ने का था, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। और तो और वो हमेशा अपनी चीजें करने में इतनी बिजी रहती थी कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग लगती थी। यहाँ तक कि जब वो गुस्से में होती थी और दूसरों से बहस कर रही होती थी तब भी वो काफी स्ट्रांग लगती थी। कबीर ने सोचा कि वो शायद पागल ही होगा जो उसने ये सोचा कि ये कितनी गुस्सैल औरत बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन शायद ये इसीलिए ही तो इंटरेस्टिंग थी। कबीर बोला, ठीक है, मेरे पास तुम्हारी लड़ाई में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, मेरे पास तो बस एक ही चीज है,
श्रेया ने मन ही मन सोचा कि उसके पास क्या था। तभी कबीर ने उसके पास आकर उसे हक कर लिया और उसे प्यार से किस करने लगा। श्रेया ने मन ही मन सोचा ये क्या था, अच्छे वक्त में वो उसे किस कर लेता था और बुरे वक्त में भी वो उसे किस कर लेता था। कबीर बोला, मेरे पास तुम्हें चीयर करने के लिए बस यही है। श्रेया ने उसे दूर धकेल दिया। ये सच में दिन पर दिन बहाने बनाने में तेज होता जा रहा था। कबीर उठकर श्रेया के पीछे गया और हंसते हुए बोला, अरे तुम कहाँ भाग रही हो। श्रेया ने बालकनी का पर्दा हटाया और बाहर चली गई। कबीर भी उसके पीछे पीछे वहां पर आ गया और उसे एक कोने में पकड़ लिया। श्रेया बोली, तुम्हारा ये स्पिरिचुअल सपोर्ट किसे चाहिए। कबीर बोला, क्यों, क्या तुम्हें मेरी किसेस पसंद नहीं। श्रेया बोली, बेवकूफ, मुझे ये क्यों पसंद होनी चाहिए। कबीर ने श्रेया के शर्म से लाल हो चुके चेहरे की तरफ देखा और बोला, क्यों नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद है। देखो, तुम हमेशा खुद से ही आगे आ जाती हो। ये सच था। शुरुआत में श्रेया पीछे हट जाती थी, लेकिन अब कबीर को बस उसे हल्का सा किस करने की जरूरत थी और वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कोऑपरेट करने लगती थी। श्रेया का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपना मुंह किधर छुपाए। लेकिन क्या कबीर उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं देता था। उसे इतनी छोटी सी बात भी रियलाइज हो गई और यहाँ तक कि वो ये सब कहने से भी पीछे नहीं हटता था। श्रेया कबीर की छाती पर मुक्के मारने लगी। ये सब कुछ इस आदमी की वजह से था। यह आदमी इतना चार्मिंग था कि श्रेया हमेशा उसके सामने कमजोर पड़ जाती थी। वो जब भी उसकी आंखों में देखती थी ऐसा लगता था मानो वो उनमें डूब ही जाएगी। वो उनसे बच ही नहीं पाती थी। श्रेया बोली, तुम्हें बस मुझे ना परेशान करना ही आता है, मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगी। हाँ। श्रेया कबीर को मुक्का मारने ही वाली थी, लेकिन कबीर एकदम से साइड में हट गया। श्रेया एक तकिया उठाकर सीधा उसके पीछे मारने के लिए भागने लगी। कबीर बहुत तेज था और श्रेया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। श्रेया जल्दी से उसे पकड़ने के लिए सोफे पर चढ़ गई, लेकिन कबीर मुड़कर फटाफट से टेबल पर चढ़ गया। अगर वो ना चाहता तो श्रेया कभी उसे छू भी ना पाती। श्रेया ने एक सेकंड के लिए कुछ सोचा। एकदम से उसकी आंखें चमक उठी और वो जमीन पर गिर गई और बोली, मेरा पैर। कबीर एकदम से रुक गया। उसने मुड़कर देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए थे। वो जल्दी से भागकर उसके पास आया और उसके साइड में बैठकर पूछने लगा कि क्या हुआ। इस बार श्रेया तेज निकली। श्रेया कूदकर कबीर की पीठ पर चढ़ गई और बोली, हाँ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, इस बार तो तुम गए। कबीर फाइनली समझ गया कि वो झूठ बोल रही थी। कबीर श्रेया को अपने कंधे पर उठाए हुए बोला, बहुत बढ़िया, झूठी कहीं की। श्रेया बोली, जंग में सब कुछ गायब है। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने पता नहीं कौन सा किला जीत लिया हो। ये देखकर कबीर ने हैरान होकर अपना सिर हिला दिया और बोला, तुम सच में मेरे प्यार पर इतना भरोसा करती हो। श्रेया जम गई। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो उसे पसंद करता था। ये छोटा सा ख्याल श्रेया के दिल को छू गया। बेशक वो सच में उससे बहुत प्यार करता था। श्रेया ने कबीर को हक कर लिया, इसीलिए वो उसके साथ इतना सिक्योर फील करती थी। अब यहाँ तक कि उसने शेर की पीठ पर चढ़कर उसका बाल तोड़ने की हिम्मत भी कर ली थी। श्रेया बोली, जल्दी, अब तुम मेरे कब्जे में हो, अब तुम्हें ही मुझे ऊपर हमारे कमरे तक छोड़कर आना होगा। कबीर का चेहरा सीरियस हो गया, लेकिन जब उसने श्रेया का वो हंसता हुआ चेहरा देखा तो वो फिर भी चुपचाप उसे ऊपर ले गया। ऊपर मेट्स ने ये नजारा देखा और वो सब शॉक में थी। सर ने सच में मैडम को अपनी पीठ पर लाद रखा था। मैडम ऐसी लग रही थी मानो वो जीत गई हो, जबकि उनके सर बेचारे लग रहे थे। लेकिन उसके बाद वो सब जोर से हंसती। ये लोग सच में दिन पर दिन और भी ज्यादा स्वीट होते जा रहे थे। जब ये दोनों साथ में होते थे तो ऐसा लगता था कि ये दोनों काफी रिलैक्स्ड हैं। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। अगले दिन श्रेया और ज्योति साथ में कंपनी में पहुंचे। कंपनी ने अचानक से फिर से उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया था। ज्योति साइड में थी और बोली, मुझे लगता है कि कंपनी फाइनली अपनी जिद छोड़ देगी। शायद ये लोग कल बस हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। हमें अपनी बात पर अड़े हुए देखकर शायद इन लोगों ने अपना मन बदल लिया होगा। लेकिन श्रेया को इतनी उम्मीद नहीं थी। उसे इस सर्कल में कुछ वक्त हो गया था और वो जानती थी कि कुछ चीजें इतनी आसान और सीधी नहीं होती। श्रेया बोली, चलो पहले चलकर देखते हैं। ज्योति खुशी से बोली, ऐसा ही होगा। श्रेया दीदी, आप इतनी काबिल हैं, आप इतनी फेमस हैं, आपके किसी भी शो की बॉक्स ऑफिस रेटिंग्स बहुत तगड़ी होती हैं। ये लोग डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि आप ये कंपनी छोड़ दो। और तो और आपके सर्कल में कनेक्शंस भी बहुत अच्छे हैं। आप सारे टॉप के लोगों को जानती हो। आयशा आपका मुकाबला कैसे कर सकती है? श्रेया बोली, बस बहुत हो गया। ऐसा नहीं कहते ज्योति, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने ये सब सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। ज्योति बोली, आपको किस बात का डर है श्रेया दीदी? आपके पास काबिलियत भी है और पॉपुलैरिटी भी। इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। श्रेया ने अपना सिर हिला दिया और ज्योति की तरफ देखते हुए बोली, गॉसिप करने से बचना चाहिए। पॉपुलैरिटी लोगों की वजह से है और हमें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। बातें करते करते वो लोग पहले ही उस जगह पर पहुंच गए थे। श्रेया ने ज्योति को बाहर ही इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वो अकेले डायरेक्टर कौशल से मिलने चली गई।
वरना ये ज्योति शायद कुछ ऐसा कहती थी जो उसे नहीं कहना चाहिए। ज्योति ने श्रेया को अंदर जाते हुए देखा और वो बाहर ही खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया को अभी भी इन लोगों की शक्ल क्यों देखनी थी। साफ तौर पर अब वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी। अगर वो खुद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई होती तो वो इन लोगों की परवाह कभी नहीं करती। वो डेफिनेटली वही करती जो उसका मन करता। जाहिर सी बात है वो बाकियों से ऊपर होती। उसे ऐसे बर्ताव करने की क्या जरूरत थी, मानो उसके पास कुछ हो ही ना। ठीक उसी वक्त ज्योति ने आयशा को अपने क्रू के साथ उसकी तरफ आते हुए देखा। ज्योति ने आयशा की तरफ देखा और वो चिढ़ गई। आयशा की आंखें चमक उठी। वो बड़ी शान से उसके पास आई और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कोई बैर नहीं है। वो बोली, तुम जरूर ज्योति होगी। मैंने सुना है कि तुम श्रेया के क्रू से एक बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड इंसान हो और तुम्हारा हमेशा से श्रेया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है। असल में ज्योति को श्रेया ही यहाँ पर लेकर आई थी और हर कोई इस बारे में जानता था। ज्योति की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी और इसीलिए श्रेया ने उसे इस कंपनी में काम करने का सुझाव दिया था। ज्योति श्रेया की लगभग पूजा करती थी, इसलिए वो हमेशा एक वफादार कुत्ते की तरह श्रेया के साथ रहा करती थी और श्रेया भी उस पर भरोसा करती थी। हालांकि वो श्रेया के इतने करीब तो नहीं थी जितनी नवी थी, लेकिन फिर भी वो श्रेया की परछाई की तरह उसके साथ रहती थी। श्रेया के फेमस हो जाने के बाद रिपोर्टर्स न सिर्फ श्रेया को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी जानने लगे थे। एक बार जब उन्हें इस बारे में पता चल गया तो उन लोगों ने बाकी की सारी कहानी खुद ब खुद पता कर ली। ज्योति ने चिढ़कर मन ही मन सोचा कि औरत कितना दिखावा करती है। आयशा ने ऐसे बर्ताव किया मानो उसने ज्योति का एटीट्यूड देखा ही ना हो और बोली, ज्योति मुझे नहीं लगता कि तुम्हें श्रेया के साथ रहने में कोई खास फायदा है, तो मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। असल में मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम एक एक्ट्रेस बनने के लिए काफी सुटेबल हो। तुम लुक्स में भी श्रेया की टक्कर की हो, तुम्हें उसकी नौकरी करने की क्या जरूरत है। असल में तुम पूरी तरह से अपने दम पर काम कर सकती हो। ये बातें सुनकर एक बार ज्योति का दिल जरूर डगमगा गया। उसने आयशा की तरफ देखा, लेकिन वो जानती थी कि आयशा श्रेया जितनी अच्छी नहीं है। अगर बाकी सब कुछ छोड़ भी दिया जाए तो भी श्रेया के पास कबीर कपूर था और आयशा उसके पास क्या था। ज्योति चिढ़कर बोली, नो थैंक्स, आप हमारी श्रेया दीदी जितनी अच्छी नहीं है। मैं मरते दम तक श्रेया दीदी के साथ खड़ी हूँ। अपनी टांग बीच में अड़ाने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। हमारी श्रेया दीदी आपसे हर तरीके से बेहतर है। आयशा का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। अंदर ही अंदर उसने चिढ़कर मन ही मन सोचा कि ये कितनी फूंदू है जो ये श्रेया की अंधी पूजा करती है। लेकिन आयशा का सच में उसे अपनी तरफ करने का कोई इरादा नहीं था। आयशा बोली, कोई बात नहीं, फिर मुझे बस लगा कि तुम बहुत काबिल हो और मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी। ये कहकर आयशा वहां से मुड़कर जाने लगी, लेकिन उसने जानबूझकर गुस्से में ज्योति के पैर पर पैर रख दिया। ज्योति दर्द के मारे चिल्लाई। उसे उस हाई हील की वजह से एकदम से बहुत तेज दर्द हुआ। आयशा जल्दी से बोली, आई एम सॉरी। ज्योति ने गुस्से से उस भोली भाली दिखने वाली आयशा की तरफ देखा और बोली, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? हाँ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सिर्फ इसीलिए कि हमारी श्रेया दीदी बहुत अच्छी हैं तो तुम लोग उन पर धौंस जमा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ काम करने वालों को इतनी आसानी से नीचा दिखा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, हमारी श्रेया दीदी कोई ऐसी इंसान नहीं है जिससे तुम पंगे ले सको। बेहतर होगा तुम अभी संभल जाओ। तुमने हमारी श्रेया दीदी को नाराज किया है। डेफिनेटली तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। जब तक तुम्हें समझ में आएगा तब तक माफी मांगने में ना बहुत देर हो जाएगी। आयशा ने हैरान होकर ज्योति की तरफ देखा और बोली, मैंने बस तुम्हारे पैर पर पैर रखा, इसका इस सबसे क्या लेना देना है? मैं पहले से ही तुम्हें सॉरी बोल चुकी हूँ और मैंने श्रेया पर कोई धौंस नहीं जमाई। ज्योति बोली, अच्छा, तुम पिछले कुछ दिनों से हमारी श्रेया दीदी को परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारी श्रेया दीदी के साथ जो इंसान खड़ा है उसका नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आयशा बोली, क्या सच में? कौन है वो इंसान? ज्योति बोली, हाँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही हूँ मैडम, जाओ जाकर खुद ही सोच लेना। खैर, वो एक ऐसा इंसान है जिसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत तुम कभी कर नहीं सकती। वरना तुम्हें क्या लगता है कि श्रेया दीदी इतनी फेमस कैसे हो गई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उनकी जितनी काबिल हो? हमारी श्रेया दीदी बस ज्यादा शोशाबाजी नहीं करती और उन्हें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो आज और भी ज्यादा फेमस होती। इस कंपनी के ये बेकार से रिसोर्सेज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आयशा बोली, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये सब सच है। ज्योति ने कहा, तुम्हें भरोसा नहीं करना तो मत करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हम लोग पहले से ही ये फैसला ले चुके हैं। तुम हमें यहाँ से निकालना चाहती थी ना, है ना? हम लोग चले जाएंगे, हम इस फालतू सी कंपनी से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आयशा हंसते हुए बोली, वाओ, तुम लोग इतने काबिल हो। हाँ, भगवान करे तुम्हारा फ्यूचर बहुत बढ़िया हो। ज्योति बोली, वो तो होगा ही, जरा अपने सड़े हुए प्लास्टिक के चेहरे को देखो। हमारी श्रेया दीदी के सामने ये कुछ भी नहीं है। हमारी श्रेया दीदी के फैंस तुमसे कहीं ज्यादा हैं। हाँ। हालांकि वो जानबूझकर ऐसा कह रही थी, लेकिन आयशा फिर भी ज्योति के मुंह से ये सब सुनकर गुस्से से बौखला रही थी। वो सीधे वहां से बाहर चली गई। श्रेया के पास बहुत सारे लॉयल फैंस थे, लेकिन ये सब कुछ इसीलिए था क्योंकि वो उनके दिलों को छू जाती थी। ठीक उसी वक्त मिस रेणुका पीछे से आ गई। वो बोली, ठीक है आयशा, तुम गुस्सा मत करो, इनका फ्यूचर तुरंत शुरू हो जाएगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें बस अंधेरा ही होगा। आयशा और मिस रेणुका एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। ज्योति अभी भी इस सब से अनजान थी। वो बस आयशा को खरी खोटी सुनाकर ही बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगा कि उसने सच में श्रेया के लिए स्टैंड लिया और आयशा ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। श्रेया कुछ ज्यादा ही सोचती थी और किसी को कुछ नहीं कहती थी। असल में वो पहले से ही इन सबसे ऊपर थी। उसे इन लोगों की शक्ल देखने की क्या जरूरत थी? जब मन करे तब किसी को सुना देना कितना बढ़िया था। जब श्रेया ऑफिस से बाहर आई, उसके चेहरे पर अभी भी शिकन थी। ज्योति ने पूछा, और सब कैसा रहा? श्रेया बोली, कुछ नहीं हुआ, चलो चले। हालांकि श्रेया कंपनी के साथ इतनी जिद नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब और कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों ने उसे कंपनी में बस टाइम बर्बाद करने के लिए बुलाया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब वो दोनों वहां से चली गई तो ये कहानी है श्रेया और कबीर की।
क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूं खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। डायरेक्टर कौशल ने श्रेया की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोला, बहुत बढ़िया, लेकिन कंपनी छोड़कर जाने का मतलब तुम हमारी दुश्मन बन जाओगी और हम लोग तुम्हें इतनी शांति से यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसके लिए उस डॉक्टर को आयशा की दाद देनी ही पड़ेगी। उसने इतनी बढ़िया ट्रिक जो सोची थी। श्रेया इंटरनेट पर एक हॉट टॉपिक बन जाएगी, जबकि आयशा एक विक्टिम बनकर और भी फेमस हो जाएगी। श्रेया उनके पैरों के नीचे कुचली जाएगी, जबकि वो खुद आगे बढ़ जाएगी। अगले दिन श्रेया को नवी का फोन आया। नवी बोली, आयशा ने अपनी चाल चल दी है, तुम मुसीबत में हो। श्रेया ने हैरान होकर पूछा, क्या? श्रेया ने जल्दी से ऑनलाइन जाकर देखा। पता चला कि इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट की गई थी। उस वीडियो में ज्योति और आयशा दोनों थी। आयशा ने ज्योति के पैर पर पैर रख दिया था और ज्योति ने उसकी बहुत बेइज्जती की। सबसे जरूरी चीज ज्योति की कही हुई बातें थी, जो इतने बुरे तरीके से गुस्सा कर रही थी कि सब लोग ये सब देखकर हैरान थे। इंटरनेट पर जो वीडियो पूरी तरह फैल गई, उस वीडियो को सबसे ज्यादा सर्च किया गया और श्रेया की तुरंत बहुत ही बेइज्जती की जाने लगी। सिर्फ पेड पोस्टर्स ही नहीं, बल्कि कुछ नेटिजन्स और फैंस भी ये सब बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि ज्योति की बातें बहुत ही अजीब थीं और कुछ क्लियर नहीं था। जैसे कि उसने कुछ ऐसा कहा था कि श्रेया की सपोर्ट में कोई है और वो जितना चाहे उतना फेमस हो सकती है और उसे इस कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेया के पीछे कोई था। इस सब का क्या मतलब था? अब श्रेया के पेज पर हर जगह बस एक कमेंट और एक सवाल था। किसी ने लिखा, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर श्रेया के पीछे कौन है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी और ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्रेया के क्रू की उस मेंबर में इतना घमंड किस बात का है। किसी और ने लिखा, ये श्रेया सच में एक शो ऑफ है, उसके क्रू का एक मेंबर तक भी आयशा की इस तरीके से बेइज्जती कर सकता है। इतना घमंड, श्रेया अपने लोगों को किस तरह से मैनेज करती है। श्रेया को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने वो वीडियो देखी तो वो सच में ज्योति थी। ज्योति हमेशा बकवास करती रहती थी। श्रेया ने मन ही मन सोचा कि अब तक उसकी वजह से कोई मुसीबत इसीलिए खड़ी नहीं हुई थी क्योंकि नवी उस पर स्ट्रिक्टली नजर रखती थी। श्रेया भी उसके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं सोचती थी क्योंकि ज्योति अभी भी छोटी थी। लेकिन किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा? इससे पहले कि श्रेया शांत हो पाती, ज्योति पहले से ही रोते रोते भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी। वो बोली, श्रेया दीदी, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस इतने गुस्से में थी कि वो हमेशा इतनी धौंस जमाती है। उसने जानबूझकर मेरे पैर पर पैर रखा था, इसीलिए मैंने उसे वो सब सुना दिया। मुझे नहीं लगा था कि श्रेया को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने ज्योति से पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। ज्योति ने उसे सब कुछ डिटेल में बता दिया और वो जानती थी कि उसने गलती की है। उस वक्त वहां पर खड़े हुए किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी जो अपनी गलती मान रहा हो। उसने घबरा कर श्रेया की तरफ देखा और उसे चिंता हो रही थी कि श्रेया उसे गुस्से में वहां से भगा देगी। श्रेया बोली, आयशा ने बहुत पहले से ही ये प्लान बना लिया था। अब समझ आ रहा है कि कंपनी ने मुझे अचानक से मीटिंग के लिए क्यों बुलाया था। नवी भी ऑफिस में नहीं गई और दोपहर में वो सीधा श्रेया के घर पर आ गई। ज्योति अभी भी रो रही थी और नवी ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि उसने उसे देखा ही नहीं। इस बार ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। हालांकि सारी गलती उसकी नहीं थी, लेकिन उसे एक सबक तो मिलना ही चाहिए। नवी बोली, इस बार सच में तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो रही है। श्रेया बोली, हाँ, लेकिन मुझे इस सब की आदत है, बोलने दो जैसे बोलना है। जिन लोगों को ये सब समझ नहीं आता उन्हें डेफिनेटली यही लगेगा कि मैं बहुत घमंडी हूँ। नवी बोली, उन्होंने ये भी कहा है कि तुम ढोंगी हो। उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हें एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है। श्रेया पलट कर बोली, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट हुआ है ना। नवी बोली, उन लोगों ने कहा है कि तुमने अपने शोज में इतना अच्छा होने की एक्टिंग की, लेकिन असल में तुम एक राक्षस हो। श्रेया ने हैरान होकर नवी की तरफ देखा। ये सब अब सच में बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। श्रेया बोली, नवी, क्या तुम जानबूझकर मुझे ये सब सुना रही हो? तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? नवी बोली, अच्छा रिलैक्स करो। ये तो पक्का है कि तुम्हें खरी खोटी सुनाई जाएगी, लेकिन अभी भी ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी बात सुनेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि आयशा की बेइज्जती वो क्रू मेंबर कर रही थी, ना कि तुम। हो सकता है इसका तुमसे कोई लेना देना ना हो, लेकिन तुम्हारे पीछे वो जो इंसान है उसके साथ दिक्कत है। श्रेया ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? नवी बोली, हम चीजों को एक एक करके सुलझाएंगे। आयशा पूरी तरह से निर्दोष तो नहीं है। इस सर्कल में ऐसा कोई नहीं है जिसकी इमेज पर कभी कोई दाग ना लगा हो। श्रेया बोली, ठीक है। नवी ने कहा, कुछ दिनों के लिए कमेंट्स वगैरह मत ही देखो, बस घर पर रहकर अपने मिस्टर कपूर के साथ आराम से रहो। श्रेया बोली, हाँ, चिंता मत करो, वैसे भी ये कमेंट्स पढ़कर मैं खुद को टॉर्चर ही करूंगी। मेरा दिल कोई शीशे का तो है नहीं जो यूं ही टूट जाएगा। ज्योति ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जब उसने नवी को बाहर जाते हुए देखा, तब भी उसने चू तक करने की हिम्मत नहीं की। श्रेया ने घर पर ही कुछ दिन रहकर आराम करने का फैसला कर लिया। कबीर जब घर वापस आया तो उसने श्रेया को देखा। वो उसके पास आया और पूछा, तुम क्या कर रही हो? श्रेया बोली, मुझे चिंता है कि बाहर सड़कों पर लोग मुझ पर चिल्लाएंगे। मैं कुछ दिनों के लिए घर पर ही आराम करने की तैयारी कर रही हूँ। कबीर बोला, क्योंकि तुम इतनी मुश्किल से छुट्टी लेती हो तो चलो वेकेशन पर चलते हैं। श्रेया ने हैरान होकर पूछा, क्या अभी? कबीर बोला, हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक वेकेशन पर लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन हमें कभी टाइम ही नहीं मिला। श्रेया तुरंत उठकर खड़ी हो गई और बोली, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, हम कहाँ जाएंगे? कबीर बोला, ये तुम देखो और डिसाइड करके बता दो कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। श्रेया बोली, हे भगवान, मैं तो इससे पहले कहीं भी नहीं गई। मैं सच में इससे पहले कभी किसी टूर पर नहीं गई हूँ। क्यों ना हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ ही चलें, या थाईलैंड, या फिर यूरोप। अरे हाँ,
हम लोग वहाँ भी तो जा सकते हैं। श्रेया तुरंत इस बारे में सोचने लगी कि कहाँ जाना चाहिए। कबीर बस साइड में खड़ा होकर ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। ज्योति भी ये सब सुन रही थी। दरवाजे की दूसरी तरफ से वो उन दोनों को देखते हुए यही सोच रही थी कि कैसे नवी अभी भी उसी को ब्लेम कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि श्रेया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर सच में श्रेया के साथ बहुत अच्छा था। उसे जरूर इस बात की चिंता होगी कि श्रेया उदास है, इसीलिए वो उसे अपने साथ वेकेशन पर लेकर जाना चाहता था। नवी ने भी उसी दिन वापस जाकर स्टूडियो की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि कंपनी के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से श्रेया के स्टूडियो ने डायनेमिक पिक्चर्स को छोड़ने का फैसला किया है। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज को लेकर कोर्ट में अपील करेंगे। कंपनी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नवी ऐसे वक्त पर यह स्टेटमेंट इशू कर देगी। उसके बाद फाइनेंशियल कंपनी के साथ चल रही प्रॉब्लम और साथ में श्रेया की रेपुटेशन को इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश, ये सब देखकर ये लोग सोचने लगे कि कहीं ये उस कंपनी का ही तो कोई प्लान नहीं है। बेशक ये सारी लॉजिकल बातें बस कुछ ही लोग सोच रहे थे, ज्यादातर नेटिजन्स अब भी हवा के साथ ही बह रहे थे। उधर डायनेमिक पिक्चर्स के मीटिंग रूम में डायरेक्टर कौशल ने आयशा की तरफ देखा और बोला, अब क्योंकि उन लोगों ने ये स्टेटमेंट रिलीज कर दी है तो हमें जल्दी से एक वकील ढूंढ लेना चाहिए। आयशा ने पूछा, इस कंपनी को छोड़ने का क्या मतलब है? ऐसे वक्त में कौन सी कंपनी अभी भी उसके साथ काम करने की हिम्मत करेगी? या तो वो अकेले काम करना शुरू कर दे तो बात अलग है, लेकिन अगर उसने अकेले काम करना शुरू कर दिया तो हम लोग ये कहकर उसे खत्म कर देंगे। कोई भी उसके साथ काम करना नहीं चाहता। हाँ, वो स्टेटमेंट रिलीज करने के बाद नवी ने एक कंप्लेंट फाइल कर दी और डायनेमिक पिक्चर्स पर एक केस दर्ज कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इस बारे में सोचा और बोले कि इस तरह से एक केस फाइल करना सही नहीं होगा, इसका मुआवजा बहुत बड़ा होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी फालतू की शर्तें थीं और श्रेया अब कभी भी शांति से इस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकेगी। उसे इतने सालों में कमाया हुआ अपना एक एक रुपया उस कंपनी को देना होगा। एक तरीके से उसे फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, या फिर उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो उसकी तरफ से ये मुआवजा देने को तैयार हो। अब जब वो ऊंचाइयों पर थी तो इस वक्त शायद बहुत कम ही ऐसी बड़ी कंपनीज होंगी जो उसके साथ काम करने को तैयार हो। इसलिए श्रेया का फ्यूचर अब बहुत ही चिंताजनक लग रहा था। उस दिन श्रेया ने कबीर के साथ फ्रांस जाने का फैसला किया क्योंकि वहां से वो लोग आसानी से ट्रेन लेकर दूसरी कंट्रीज में भी जा सकते थे। उसे ऐसा लगा कि ये काफी फायदेमंद था क्योंकि वो एक ही बार में बहुत सारी कंट्रीज को देख सकते हैं। नेचुरली कबीर उसके फैसले से सहमत था और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। कबीर ने फ्लाइट बुक की और श्रेया के साथ चला गया। वो अपने साथ ज्यादा चीजें नहीं लेकर गया और उसके आदमी उनके वहां पर पहुंचने तक सारे अरेंजमेंट्स कर देने वाले थे। एयरपोर्ट पर प्राइवेट प्लेन पहले से ही तैयार खड़ा था। फ्रांस भी पहले से ही उनके स्वागत की तैयारी कर चुका था। श्रेया और कबीर साथ में उस प्लेन में बैठ गए। बाहर बहुत सारे लोग थे। श्रेया ने मन ही मन सोचा कि जब मैं एयरपोर्ट पर हूँ तो अगर मीडिया ने मुझे देख लिया तो वो लोग मुझे फॉलो करने लगेंगे, लेकिन शुक्र है कि कबीर के पास एक प्राइवेट प्लेन है तो मैं इन लोगों की नजरों से बचकर आराम से यहाँ से जा सकती हूँ। बाहर ये खबर फैल चुकी थी कि श्रेया बहुत वक्त से कहीं बाहर नहीं गई है और ऐसा लग रहा है कि वो सारी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए कंट्री से कहीं बाहर जा रही है। इसीलिए एयरपोर्ट की सिक्योरिटी खास तौर पर इतनी टाइट थी। लेकिन रिपोर्टर्स पूरा दिन वहां पर इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आई। क्या इसका मतलब ये हुआ कि श्रेया इस देश से कहीं बाहर गई ही नहीं? इसी बीच आयशा की साइट पर जब उसे ये पता चला कि श्रेया देश से बाहर जा चुकी है तो वो चिढ़ गई और बोली, उसकी सहन शक्ति तो कुछ ज्यादा ही कम है, ये ऐसे ही छिपने चली गई। अभी तो खबरों की एक लहर ही आई है, अभी तो बहुत सारी खबरें आना बाकी है। अब जब वो चली गई है तो वो भूचाल देख नहीं पाएगी। अगले दिन सारे मसले के बाद आयशा किसी एक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट पर नजर आई। असल में रिपोर्टर्स को पहले से ही इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आयशा वहां पर आने वाली है। आयशा रिपोर्टर्स से बोली, मेरी फोटोज लेना बंद करो प्लीज, मेरी वीडियो मत लो। लेकिन उन रिपोर्टर्स ने आयशा के चेहरे पर एक लाल रंग का निशान नोटिस कर लिया। एक पल में ही इंटरनेट पर एक अफवाह फैल गई कि आयशा को किसी ने मारा है। सभी रिपोर्टर्स ने आयशा की फोटोज ली और उससे पूछा कि क्या इसमें श्रेया का कोई हाथ है? क्या सच में श्रेया और कंपनी के बीच में कुछ अनबन हो गई है? अब जब ये सब कुछ बाहर आ ही गया है तो कंपनी इस बारे में क्या करने वाली है? श्रेया के कैरेक्टर के बारे में भी तुरंत सवाल उठाए जाने लगे। आयशा ने पूरे टाइम अपना मुंह बंद रखा और कोई जवाब नहीं दिया। वो एकदम चुप रही और बस बेचारी बनकर एयरपोर्ट से चली गई। ये देखकर कई फैंस को बहुत बुरा लगा। किसी ने पूछा, ये श्रेया के पीछे आखिर है कौन? इन लोगों ने आयशा को मारने की हिम्मत की? किसी और ने कहा, पहली बात, श्रेया का एकदम से इतना फेमस हो जाना ही बहुत अजीब था। अब मुझे फाइनली समझ आ रहा है, अब पता चल रहा है कि उसके पीछे कोई और वजह थी। किसी और ने लिखा, हमें श्रेया को बायकॉट कर देना चाहिए, कोई भी ऐसा शो मत देखो जिसमें श्रेया हो। किसी और ने लिखा, ऐसा कोई प्रोडक्ट मत खरीदो जिसकी वो ब्रांड एम्बेसडर हो। किसी और ने कहा, बिल्कुल, वो हमारे पैसों पर जी रही है और हमें ही अकड़ दिखा रही है, वो इतनी बड़ी बनी कैसे? हमारी ही वजह से। इंटरनेट पर लोग बुरी तरह से श्रेया को इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन श्रेया की साइड से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो सब लोग एकदम शांत थे। ऑनलाइन जो अफवाहें फैला दी गई थी उससे लोग पहले से ही कई तरह की अटकलें लगा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि श्रेया की मैनेजर मैडम प्रेसिडेंट है, अब वो ऑफिशियली उसकी मैनेजर नहीं है और उसे बस उसकी पुरानी मैनेजर ही कहा जा सकता है। लेकिन शायद श्रेया को बहुत पहले से ही उसकी पुरानी मैनेजर ही कंट्रोल कर रही थी।
इस कंपनी को बस पैसों से मतलब था। ये लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तूफान लाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को आपस में रिलेट करना भी शुरू कर दिया। अचानक से ही इंटरनेट पर भूचाल सा आ गया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। आयशा ने प्लेन में बैठे हुए ये न्यूज देखी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब नवी चाह कर भी अपनी अथॉरिटी यूज नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इससे उनका ही फायदा होगा। देखने वाली बात तो ये थी कि अब श्रेया क्या करेगी। आयशा को बेचारी बनने का दिखावा करना बहुत अच्छे से आता था। इस बार ना सिर्फ उसने श्रेया को कुचल दिया, बल्कि खुद अपने नंबर भी बना लिए। सब लोगों ने कहा कि वो बेचारी एक विक्टिम है और उन्हें उसके लिए इंसाफ चाहिए। ये टॉपिक भी टॉप सर्च की लिस्ट में पहुंच गया। उधर कबीर के घर पर ज्योति हर रोज भुगत रही थी। वो अभी भी कबीर कपूर के घर पर ही थी, लेकिन उसने घर के बाहर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। श्रेया उसे यूं ही वहां पर छोड़कर कबीर के साथ वेकेशन पर चली गई थी। ज्योति अपने कमरे में ही रहती थी। उसे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मेड्स उसे बुरी तरह घूरती रहती थी, इसीलिए वो अपने कमरे से बाहर आने की हिम्मत नहीं करती थी। दिल ही दिल में वो उन्हें कोसती थी। श्रेया ऐसा कैसे कर सकती है? वो इस वक्त उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? क्या वो भी उसे ब्लेम कर रही थी, या फिर वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी? श्रेया जरूर उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही होगी, इसीलिए वो उसे अकेले यहाँ पर छोड़कर चली गई। ज्योति नेचुरली वहां से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तभी ज्योति के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया और ज्योति को आवाज सुनकर एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। वो फीलिंग अच्छी तो नहीं थी। जब ज्योति ने दरवाजा खोला तो उसने तुरंत अपने सामने कुछ गार्ड्स को खड़े हुए देखा, जो कि उसकी तरफ देख रहे थे। ज्योति ने कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो गार्ड बोले, प्रेसिडेंट कपूर ने पहले ही ये कहा था, आपकी बॉडी अच्छी कंडीशन में नहीं है, इस जगह पर बहुत शोर है और आपके आराम के लिए ये जगह ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग आपको एक दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर्स की प्रोफेशनल टीम है जो आपके अच्छे से आराम करने में मदद करेगी। ज्योति बोली, तुम कहाँ? मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेचुरली उन गार्ड्स ने ज्योति की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अंदर चले गए। वो लोग बोले, लेकिन सर पहले से ही हमें ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं, प्लीज आप हमारे साथ बाहर चलिए। ज्योति ने उन हट्टे कट्टे गार्ड्स की तरफ देखा। जब आमतौर पर वो श्रेया के साथ काम करती थी तो उसने देखा था कि ये गार्ड्स कैसे अपने ऑर्डर्स पूरे करते थे। ये लोग तो इतने पक्के थे कि बिना पलक झपकाए किसी को जान से मार तक सकते थे। इन्हें बस एक बार ऑर्डर मिलने की देरी थी और ये तुरंत एक्शन ले लेते थे। ज्योति इन गार्ड्स को उकसाने या गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसके पास वहां से जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। बाहर मेड्स ने उसकी तरफ देखा। मेड्स को भी वो पसंद नहीं थी। अब कबीर फाइनली उसे यहाँ से बाहर निकाल रहा था और वो लोग इस बात से खुश थे। पहले उसने उनकी मैडम की मदद की थी और इस दौरान उसे बहुत कुछ सहना पड़ा, इसीलिए उनकी मैडम उसे यहाँ पर ले आई ताकि वो अच्छे से आराम कर सके, और वो इसे यहाँ से भगाना नहीं चाहती थी। लेकिन बाकी किसी पर उसका कोई कर्ज नहीं था और आखिर में वो यहीं रुक गई और इसे अपना घर ही समझ लिया। ज्योति बाहर आ गई और एक कार में बैठ गई। उसके बाद उसने उस गार्ड से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो गार्ड बोला, एक नर्सिंग होम में। ज्योति ने पूछा, एक नर्सिंग होम? वो गार्ड बोला, वो खास तौर पर दिमागी बीमारियों के लिए है। क्या? इसका मतलब एक पागल खाना? ज्योति जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा रही, मैं पहले से ही ठीक हूँ, मैं घर चली जाती हूँ, मैं अभी के अभी घर चली जाती हूँ। वो गार्ड चिढ़कर बोला, ठीक है, तो फिर आपको मैडम को खुद से ये कहना होगा कि आप अपना ट्रीटमेंट जारी नहीं रखना चाहती और वापस अपने घर जाना चाहती हैं। ज्योति बोली, हाँ, मैं अभी घर चली जाऊंगी। इसलिए ज्योति को वापस उसके घर भेज दिया गया। जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ जल्दी से बाहर आई और उसे पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ पर थी। ज्योति ने बस अपने कमरे में फैले हुए गंध की तरफ देखा और गुस्से से मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में वापस यहाँ पर रहने वाली हूँ? आखिर क्यों? वो श्रेया इतनी लकी है और मैं इतनी बदकिस्मत क्यों? श्रेया की तो किस्मत बदल गई, लेकिन उसकी ऐसी हालत क्यों? ज्योति को सच में इस बात से बहुत जलन हो रही थी कि श्रेया कबीर कपूर जैसे एक आदमी से मिल गई। अपने खुद के घर और अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए ज्योति को चिढ़ मच रही थी और यहाँ तक कि उसे शक भी हो रहा था, वो इस घर में पैदा क्यों हुई? वो किसी अमीर घर में पैदा क्यों नहीं हुई? उसके पेरेंट्स इतने गरीब क्यों थे? उधर श्रेया और कबीर प्लेन से नीचे उतर गए। वो अभी होटल पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले ही श्रेया कार में ही अपना फोन देखने से खुद को रोक नहीं पाई। वो देखना चाहती थी कि खबरों का हाल क्या है। उसे बहुत पहले से ही इस सब की आदत हो चुकी थी और उसने पहले से ही अपने दिल को सख्त बना लिया था। लेकिन इस तरह की इंसल्ट देखकर कहीं ना कहीं उसे अभी भी फर्क पड़ता था। लेकिन इससे पहले कि श्रेया अपना फोन निकालकर वो न्यूज देख पाती, उसके साइड में बैठे हुए आदमी ने उसके हाथ से वो फोन पहले ही छीन लिया। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में, जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में, आइए जानते हैं। वो बोला, बस बहुत हो गया, तुम वेकेशन पर आई हो, ये फोन साइड में रखो। श्रेया ने मुंह बनाकर कबीर की तरफ देखा और बोली, नहीं, मुझे एक बार देखने दो, मुझे बस देखना है कि कहीं ये मामला और भी सीरियस तो नहीं हो गया। कबीर बोला, ये सब अब अपने स्टूडियो पर छोड़ दो। अगर तुम्हारा स्टूडियो ऐसा छोटा सा मामला भी हैंडल नहीं कर सकता तो बेहतर होगा तुम उसे छोड़ ही दो। श्रेया बोली, तुम? कबीर के लिए ये एक छोटा सा मसला था। डायनेमिक पिक्चर्स ऑरेंज लाइट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटी सी फाइनेंशियल कंपनी थी। उसके लिए भला ये क्या ही थी? ऑरेंज लाइट ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में एक गेमिंग कंपनी थी जो आगे चलकर अलग अलग बिजनेसेस में डील करने लगी। डायनामिक पिक्चर्स भी उन्हीं की ही एक ब्रांच थी। उस कंपनी को गेमिंग इंडस्ट्री में एक लीडिंग कंपनी में से एक माना जाता था। उनकी प्रोडक्शंस कंपनी भी टॉप नॉच थी।
आखिरकार उसमें उनकी मेहनत और पैसे दोनों ही इन्वेस्टेड थे। श्रेया की तरफ बस एक छोटा सा स्टूडियो क्रू था जो अभी कुछ सालों से ही इस बिजनेस में था। एक ऐसी बड़ी कंपनी से लड़ना डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही मुश्किल चीज थी। नेचुरली कबीर को ये नहीं लगता था कि ऑरेंज लाइट ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत ही बढ़िया कंपनी है। कबीर ने श्रेया का फोन छीन लिया था। श्रेया उससे फोन देने के लिए कहने लगी तो कबीर ने उसे एकदम से किस कर लिया। श्रेया बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? उसके बाद उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, क्या तुम बाकी की सारी बकवास भूल गई? असल में हाँ, जब कबीर उसे किस कर रहा हो तो उस वक्त वो किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकती थी। लेकिन ठीक उसी वक्त किसी ने कहा, हे भगवान, तुम लोग कार में किस कर रहे हो? क्या मेरी आंखें सच में यही देख रही हैं? वो दोनों जम गए। श्रेया ने जल्दी से ही बाहर देखा और उसे ये रियलाइज हुआ कि वो लोग पहले से ही होटल की एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो होटल भी पहुंच गए और एंट्रेंस पर जो इंसान खड़ा था वो वरुण था। उसके पीछे आशिमा भी थी। जिस इंसान ने अभी अभी वो कहा था वो वरुण था। वरुण ने मजाक करते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। हे भगवान, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? श्रेया ने जल्दी से कबीर को खुद से दूर कर दिया। कबीर एक सेकंड में ही एकदम नॉर्मल हो गया। कबीर ने प्यार से बस श्रेया के बाल ठीक किए और कार का दरवाजा खोल दिया। श्रेया ने शर्माते हुए मन ही मन सोचा, अरे नहीं, क्या इस जगह बस वो दोनों ही नहीं होने वाले थे? अब ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वरुण को ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सख्त दिखने वाला आदमी अपनी वाइफ से इतना प्यार करता होगा। आशिमा ने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, मैंने इससे कहा था कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। कबीर ने बस सीधे सीधे पूछा, तुम लोग पेरिस में क्या कर रहे हो? वरुण बोला, हम लोग यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं, ना कि तुम लोगों की तरह। तुम लोग जरूर यहाँ पर हनीमून के लिए आए हो। हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग में थे जब हमें पता चला कि तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो, इसलिए हम लोग तुमसे मिलने आ गए। ऐसा लग रहा था कि कपूर फैमिली ने उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म किया होगा। उस होटल का एक सर्वेंट पहले से ही उनका सामान अंदर लेकर जा रहा था। श्रेया ने वरुण की तरफ देखा। श्रेया को वेरोनिका की याद आ गई और उसे अभी भी उसके बारे में सोचकर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो वरुण की बहन थी। क्या वो ठीक था? वो सब लोग अंदर चले गए। वरुण अभी भी कबीर के साथ नॉर्मली बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि वो लोग किस काम से यहाँ पर आए हैं। उसने बताया कि वो लोग कुछ दिनों के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में ही रहने वाले थे। जब वो लोग अंदर आ गए तो वरुण ने उस कपल को आराम करने के लिए अंदर जाने दिया और उस रेस्टोरेंट ने भी पहले से ही उनके आराम करने के बाद खाने पीने का सारा इंतजाम कर लिया था। वो रूम एक स्वीट था। उस कमरे की सजावट बहुत ही रोमांटिक थी और वो बिल्कुल भी किसी होटल के कमरे की तरह नहीं लग रहा था। वो किसी छोटे से लग्जूरियस महल की तरह लग रहा था। श्रेया ने अपना सामान नीचे रख दिया और वो वहाँ पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी, मानो कबीर पहले से ही जानता हो कि श्रेया क्या सोच रही है। वो पीछे से बोला, चिंता मत करो, वरुण दिखावटी इंसान नहीं है। वेरोनिका ने गलती की थी और मैंने जैन फैमिली की थोड़ी इज्जत रख ली। वेरोनिका को कुछ नहीं हुआ है, उसे बस कंट्री से दूर ले जाया गया है। वरुण इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। कबीर की बात सुनकर ही श्रेया थोड़ी रिलैक्स हो गई। इससे पहले जब भी वो वरुण की तरफ दिखती थी तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता था। कबीर और श्रेया ने अपना सामान उस कमरे में रख दिया और थोड़ा आराम करने के बाद नीचे खाने के लिए आ गए। उस छोटे से रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं थे। उन लोगों ने उस एलिगेंट लुकिंग कपल को खाना खाते हुए देखा और सोचने लगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं। वो लोग बाकी टूरिस्ट से अलग लग रहे थे, इसीलिए वो लोग इनके साथ बड़ी पोलाइटली पेश आ रहे थे। वहाँ पर उनके जैसे बहुत सारे टूरिस्ट थे, जिससे दूसरों को ऐसा लग रहा था कि इंडिया की पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही है। ऐसा लग रहा था कि वो जहाँ कहीं भी जाते थे वो किसी न किसी से तो टकरा ही जाते थे। बाहर से कुछ लोगों ने श्रेया को देखा और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उसे पहचानते हैं। वो लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी ने अंदर आकर उससे पूछकर कंफर्म करने की हिम्मत नहीं की। उस होटल की रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज्यादा थी और वो लोग भी आउटसाइडर्स को अंदर आना अलाउ नहीं करते थे। बाहर लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। श्रेया ने हैरान होकर बस अपना सिर नीचे कर लिया और जल्दी से अपना खाना खत्म किया। उसके बाद खाना खत्म करते ही वो जल्दी से वापस ऊपर अपने कमरे में चली गई। दूसरी कंट्री में आकर भी ये सब नहीं रुका था। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा जो बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास जाकर बोला, अगर तुम्हें नहीं पसंद है कि कोई तुम्हें घूरे तो मैं अपने आदमियों को कल से उन्हें हटाने के लिए कह दूंगा। श्रेया वहाँ पर लेटे लेटे बोली, नहीं, फेमस होने की ये एक दिक्कत है, हालांकि एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इस बारे में सोचूं तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब मैं अपनी कंट्री में होती थी तो मुझे सड़कों पर पहचाने जाने से डर नहीं लगता था। अब जब मैं दूसरे देश में हूँ और मुझे यहाँ पर भी 1 या 2 फैंस पहचान रहे हैं तो इसका मतलब मैं फेमस हूँ। कबीर ने अपना सिर हिलाते हुए उस बुद्धू लड़की की तरफ देखा। श्रेया आगे बोली, अगर पुराने वक्त के बारे में सोचूं तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है कि सड़कों पर पहचाने जाना तो दूर, मैं तो अपने सेट पर पहुंचती थी तो मुझे खुद मेरा डायरेक्टर भी भूल जाता था। मैं बस किसी प्रॉप से थोड़ी ही बेहतर थी, लेकिन अब लोग मेरे बारे में भूलते नहीं है। बेशक अब जब भी वो सेट पर पहुंचती थी तो उसका अपना एक सेपरेट रूम होता था, अपना असिस्टेंट और अपना खुद का ग्रुप भी। वो इतने से ही बहुत खुश थी, इसीलिए वो छोटी मोटी दिक्कतें तो उसके लिए कुछ भी नहीं थी। अब लाइफ में सब कुछ तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना, इसलिए जो है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। कबीर ने अपना सिर झुकाकर श्रेया का माथा चूम लिया। उसकी वाइफ सच में बाकियों से बहुत अलग थी। उधर इंडिया में कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद डायनामिक पिक्चर्स ने भी अपना अटैक करना शुरू कर दिया। कंपनी ने एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें उन्होंने कहा कि श्रेया ने कंपनी के रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है, इसलिए वो पहले से ही कहीं जाकर छुप गई है। लेकिन श्रेया का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी डायनामिक पिक्चर्स के पास ही है, इसलिए जब तक वो उन्हें पेनल्टी पे नहीं कर देती उसे किसी भी और कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना अलाउड नहीं है। कंपनी ने एक और स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग हमेशा श्रेया के साथ बहुत अच्छे से पेश आए हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि फेमस होने के बाद वो इस बात से खुश नहीं थी कि कंपनी बाकी आर्टिस्ट को भी रिसोर्सेज दे रही है,
इसलिए उसने कंपनी को बिना बताए अकेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू कर दिया। जैसे कि देवेश के साथ जो उसकी मूवी आई थी वो असल में श्रेया ने खुद से साइन की थी। उसने कंपनी को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन कंपनी ने फिर भी वो बर्दाश्त कर लिया क्योंकि सब लोग साथ में काम कर रहे थे। लेकिन अब जब कंपनी ने आयशा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो श्रेया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जबकि लोगों का कंपनी में आना जाना एक नॉर्मल बात है। वो कंपनी छोड़कर चले जाना चाहती थी, इसलिए कंपनी को ये मुश्किल फैसला लेना पड़ा। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।